हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरी इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। हम लोगों ने फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को, जो आपका जेग बोर्ड आपको इस बार 2024-25 के सेशन में जारी करके दिया है। सेम फिजिक्स के तरह ही इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा और समय आपको मिलेगा वही 1 घंटा। तो देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को कैसा कैसा सवाल दिया गया है। तो आपका पहला सवाल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। पहला सवाल आपको बोल रहा है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CH2OH। इसका IUPAC नाम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पे देख करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इथेनॉल बोला है। इथेनॉल का मतलब कार्बन कितना होगा, तो आप बोलेगा 2 ठो होगा। मिथेनॉल में कार्बन कितना होगा, आप बोलेगा 1 ठो होगा। प्रोपेनॉल में कार्बन कितना होगा, तो आप बोलेगा 3 ठो होगा। और ब्यूटेनॉल में कितना होगा, 4 ठो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जिसको नाम पूछा है IUPAC नेम, उसका कितना कार्बन दिया गया फॉर्मूला में, तो 1 2 3 3 कार्बन। तो 3 कार्बन स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रोपेन से। और OH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रोपेनॉल। देखिए ये बहुत इजी सवाल दिया है आपको, ये प्रोपेनॉल है आपका, ये प्रोपेनॉल, ये सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट सवाल क्या बोला है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा। यहाँ पे पूछा है द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो आप समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास कितना होता है, 3। एक होता है आपका एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन और एक होता है आपका एल्काइन। 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक एल्केन, एक एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन में, एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसा होता है। और हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किसके रेस्पेक्ट में, आपका डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अगर आप डबल बॉन्ड को देखिएगा तो इसमें एक तो सिग्मा होता है, एक तो क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कौन होगा, किसके साथ रिएक्शन करवाने के साथ, किसके साथ करवाना होगा आपको रिएक्शन, तो बोलता है ब्रोमीन के साथ। मतलब आप ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करवाइएगा तो कौन सा हाइड्रोकार्बन जल्दी रिएक्शन करेगा, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका एल्कीन। आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, आप यहाँ देखिए कि जब हम इथीन को, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इथीन का रिएक्शन हम करते हैं Br2 से, तो एक एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक एडिशन रिएक्शन आपका देखने को मिलता है इन लोगों के बीच। इथीन और ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं क्या होता है, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ब्रेक कर जाता है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाथ कार्बन का यहाँ खुलेगा, एक यहाँ खुलेगा। अब 2 Br ब्रोमीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो एक यहाँ चल जाएगा, एक यहाँ चल जाएगा। आपको बनाएगा कुछ इस प्रकार का, CH2 यहाँ पे एक तो Br आ जाएगा और आपका CH2 यहाँ पे एक तो Br आ जाएगा। और ये रिएक्शन सबसे जल्दी कौन सा कर रहा है, तो इथीन। इथीन मतलब कौन है आपका, एल्कीन है, एल्कीन है आपका, ठीक है, एल्कीन। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका होगा इथीन। इथीन इथीन जो होता है ब्रोमीन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। किसके रेस्पेक्ट में, इथाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। इथाइन तो बोली थी ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगा तो ये आपका रिएक्शन जल्दी करेगा नहीं। बेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये भी आपका कम रिएक्टिव होगा। किसके रेस्पेक्ट में, तो इथीन के रेस्पेक्ट में। और साथ में आपका इथेन दिया है तो ये भी आपका कम होगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन होगा, इथीन होगा। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा। आप नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके पास नेक्स्ट सवाल एक न्यूमेरिकल्स है, छोटा सा कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। क्या न्यूमेरिकल्स पूछा गया आपको कि बोलता मोलारिटी क्या होगा एक सॉल्यूशन का जिसमें आपका 5 मोल सॉल्यूट है, कितना वॉल्यूम पे, तो 2 लीटर वॉल्यूम पे। तो मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। क्या होता है आपका फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए मोल्स आपको दे ही दिया है, कितना मोल्स है, 5 मोल्स। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बिठा सकते हैं कि ये 5 मोल्स है। वॉल्यूम कितना है आपका, तो 2 लीटर में है। आप इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा, ये आपको कट जाएगा 2.5 मोल पर लीटर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो M से दिखाते हैं। तो 2.5 M इसका सही आंसर हो जाएगा, C नंबर। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ देखिए आपको चौथा नंबर सवाल, ये इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न का सवाल, और ये ऐसा ही सवाल आपको बहुत बार पूछा गया है। इसके पहला जो एग्जाम हुआ है 2024 में, उसमें भी पूछा गया है। 2023 में हुआ है एग्जाम, उसमें भी पूछा गया है। तो आप इसको जरूर बनाइएगा, और हम कैसे बना रहे हैं आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड
इंपेरिकल फॉर्मूला समझते हैं ना आप। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्मूला है, तो ये केमिकल फॉर्मूला है। अगर हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इसका हमको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होगा। तो देखिए कौन किस चीज से कट सकता है, 6 से कटेगा। तो 6 से कटेगा तो बताइए क्या क्या बचेगा, तो 6 C एक तो बचेगा, H कितना बचेगा, H दो तो बचेगा, O कितना बचेगा, तो O एक तो बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका ग्लूकोज का वो ये वाला है, जो किस रेशियो में होगा, तो 1:2:1 में सिंपलेस्ट रेशियो में है। और सिंपलेस्ट रेशियो में जब हम किसी फॉर्मूला को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने बोला। देखिए बोलते व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा जिसमें 40% कार्बन है। देखिए परसेंटेज 40% कार्बन का मतलब कार्बन आपका 40 ग्राम है। परसेंटेज को ग्राम में ले सकते हैं, ये आपको मास परसेंटेज जब हम बताए हैं तो उसमें आपको बता चुके हैं हम। तो कार्बन आपका 40% यानी 40 ग्राम है। हाइड्रोजन 6.7% यानी 6 ग्राम है। और आपका ऑक्सीजन कितना है, तो 53.3% यानी आपका 53.3 ग्राम आपका यहाँ पे मौजूद है। आपको निकालना है क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमको पता है कि ये सब क्या देखिए 6 कार्बन 6 है मतलब 6 मोल कार्बन, हाइड्रोजन 12 मतलब 12 मोल कार्बन, ऑक्सीजन 6 मोल यानी 6 मोल कार्बन, ऑक्सीजन 6 मोल आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने मोल, ये जो 6 6 12 6 ये क्या मोल है। और मोल को काटने से आपको क्या मिलता है, सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है। और उसी से हम क्या लिखते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे गिवन मास सबका दिया हुआ, कार्बन का 40, हाइड्रोजन का 6.7, ऑक्सीजन का 53.3, सबका गिवन मास दिया है। आपको निकालना क्या होगा, मोलर मास। जैसे आपने गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपका निकल जाएगा मोल, और मोल निकल गया तो मोल को काट देंगे, आपका आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। तो चलिए अब करते हैं एक एक करके। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हम इसके लिए यूज करेंगे आपका व्हाइट पेज। यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या गया है। सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे मास दिया है या परसेंटेज दिया है, किसका किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, आपको ये सब दिया हुआ है। कार्बन का कितना दिया हुआ था, आप बोलिए कार्बन दिया 40% यानी हम इसको बोल पाएंगे 40 ग्राम। हाइड्रोजन दिया आपका 6.3 और 7, तो आप बोलिएगा 6 पॉइंट कितना था यहाँ पे 6.7, तो 6.7 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 6.7% यानी 6.7 ग्राम। ये आपको दिया है 53.3 यानी 53.3 ग्राम, ये गिवन मास हो गया। मोलर मास बताइए तो कार्बन का मोलर मास कितना होगा, तो बोलिए कार्बन का मोलर मास होगा 12 ग्राम, 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का होता है आपका 16 ग्राम पर मोल। एक काम करते हैं मोल निकालते हैं। मोल निकालने का तरीका गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पे हम मोल निकालते हैं, किसका मोल निकालेंगे, ये देखिए ये हम क्या लिखें, ये लिखे आपका मोलर मास, ये आपका मोलर मास है। अब निकाल लेते हैं मोल। मोल कैसे हो, गिवन मास है मोलर मास यानी 40/12। इसमें क्या होगा 6.7/1। इसमें कितना होगा आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53.3/16। चलिए अब काटते हैं। अब देखिए 12 का होगा 40 से काटेंगे तो 12 3 में 36, 12 1 के 1, 12 3 में 36, 40 में 36 के 4 बचेगा, फिर आपका 0, तो 40 फिर से 36 में 3.33 आते रहेगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा मोल, कितना मिलेगा 3.33 मिल जाएगा मोल। इसमें बताइए इसमें कितना मोल, तो 6.7 ऐसे मिलेगा। इसको काटते चलिए, 16 1 में 16 3 में 48, 48 से 53 कितना बच रहा बोलिए, इधर से 2 उधर से 3 5 फिर से 53, मतलब ये भी आएगा आपका 3.33, ऐसे आएगा ये भी 3.33, ये भी आपका आ जाएगा 3.33। क्लियर है। यहाँ पे मोल कितना आ गया, देखिए कार्बन का ये आया, ये आ गया आपका हाइड्रोजन का, ये आ गया आपका ऑक्सीजन का। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है, क्या करना है हमको, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। तो जो सबसे छोटा है ये वाला, इसको सबसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, फिर इसको इससे भी डिवाइड करेंगे और इसको अपने से भी डिवाइड करेंगे। तो बोलिए इसको इससे डिवाइड करने पे, या फिर काट देने पे, बोलिए ये 1 से कट जाएगा, ये लगभग 2 से कट जाएगा और ये फिर से 1 से कट जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिल गया, ये मोल था, मोल को आपने काटा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिल गया 1:1। इसका मतलब ये क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन ये होगा। तो ये होगा इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड जो आपको यहाँ पे सवाल में पूछा गया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा CH2O। ये आपका हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे CH2O। कैसे किए, सिंपल था, कुछ नहीं, जो परसेंटेज दिया था उसको ग्राम में लिख दिए, गिवन मास, फिर मोलर मास निकाल दिए, फिर गिवन मास बाय मोलर मास करके मोल निकाल दिए, मोल को काट दिए, तो जो मिला सिंपलेस्ट फॉर्म वही आपका क्या निकाल दिया, फॉर्मूला निकाल दिया। क्लियर है। इसी प्रकार का आपको सवाल हम बोल रहे हैं इस बार आएगा ही आएगा, तो आप इसको जरूर बनाइएगा। और अगर किसी के लिए मान लीजिए कि आप ये सब जानते हैं, थोड़ा वीडियो को आप स्पीड से देखिएगा ताकि आपका समय थोड़ा बचे।
आप कम से कम इसको 1.75 या 1.5 या 2x के स्पीड से भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे सिंपल एक सवाल आपको पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल विथ n इक्वल्स टू 3। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ, आपको अगर ऑर्बिटल निकालना है और आपको अगर सेल के बारे में बता दिया गया है कि कौन सा ऑर्बिट है, तो तीसरा नंबर सेल, तो तीसरा नंबर सेल में ऑर्बिटल का संख्या क्या होता था, बोलिएगा n का स्क्वायर। ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर। तो बोलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलिएगा 9 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको बोला है कि तीसरा सेल है, तो तीसरा सेल में सब सेल कितना होगा, तो आप बोलिएगा अगर तीसरा सेल है तो सब सेल 3 ठो होगा। अगर दूसरा सेल पूछता तो सब सेल 2 ठो होता। अगर चौथा सेल पूछता तो सब सेल 4 ठो होता। तो अभी पूछा तीसरा सेल, तो तीसरा सेल में सब सेल कितना होगा, 3 ठो। कौन कौन होगा, तो S एक ठो P और एक ठो D। S में कितना ऑर्बिटल, तो 1 ऑर्बिटल। P में कितना ऑर्बिटल था, बोलेगा 3 ऑर्बिटल। इस प्रकार से 3 ऑर्बिटल। और D में कितना होता था, बोलेगा 5 ऑर्बिटल होता है। 1 2 3 4 और 1 5। अब गिनिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 4, 4 और 5 में 9। यहाँ पर भी आपको आंसर मिलेगा 9। ये याद रखिएगा, ठीक है। आसान सवाल था ये सब। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। आपको क्या पूछ रहा है, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इन NH3 अमोनिया में बॉन्ड एंगल क्या होगा, बोलता है बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनिया है हमारा नाइट्रोजन, इसमें आपका 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं और एक लॉन पेयर होता है इसके पास, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर में तो 5 होता है, तो 5 में 3 हाइड्रोजन पकड़ता है वो, बाकी उसके पास एक लॉन पेयर ऐसे बच जाता है, ठीक है। और इसका जो जियोमेट्री होता है ना, जियोमेट्री समझते हैं आप, ये जियोमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड एंड लॉन पेयर। तो आपका NH3 का जियोमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। इसका जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल आप समझ रहे हैं, 3 ऐसे नीचे होगा इस टाइप से। आप ऐसे उंगली को देखिए, 3 आपका ऐसे नीचे होगा और 1 आपका ऐसे ऊपर होगा। 3 नीचे और ऐसे 1 ऊपर होगा, और जैसे यहाँ पे दिया 3 नीचे और 1 ऊपर, टेट्राहेड्रल से। अगर इसका जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होता, किसी का भी अगर जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, तो वहां पे उसका जो एंगल होता है ना, एंगल वो होता है आपका 109 डिग्री होता है। कितना होता है, 109। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में एंगल 109 होता है। लेकिन आपने पढ़ा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR, ये बोलता है कि जो लॉन पेयर होता है ना, ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा क्या करता है, रिपेल करता है। अब बताइए, देखिए इसका ऐसे में तो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होता है तो इसका एंगल 109 होता है। अब अगर लॉन पेयर इसको थोड़ा धकेलेगा तो एंगल कम हो जाएगा, और इसका एंगल जो कम होकर के हो जाता है वो 107 हो जाता है। देखिए ये सब याद रखना होगा, क्योंकि अमोनिया एक कॉमन सा सब्सटेंस है जो बहुत जगह में आपको इससे बहुत सवाल पूछता है। आपको पूछता है कि अमोनिया जो है वो क्या है, आप बोलिएगा अमोनिया एक प्रकार का लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। फिर आपको पूछा जा सकता है क्या अमोनिया आपका कैसा है, तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलर होता है, ठीक है। ये सब आप बातें याद रखिएगा। साथ में आपको देखो VSEPR थ्योरी, जियोमेट्री और शेप पढ़ना होगा। देखो जियोमेट्री में आप बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों का अरेंजमेंट देखते हैं, लेकिन शेप जब पूछेगा तो शेप में आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का ही अरेंजमेंट देखना होता है। लॉन पेयर का शेप में कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि छठा नंबर सवाल आपका इजी था। यहाँ पे याद रखिएगा 107 होगा, ठीक है, 107 होगा इसका सही आंसर। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर सवाल क्या पूछा है, बोलता था हीट रिलीज मतलब कितना हीट रिलीज होगा जब 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा कहाँ से, कंबसन रिएक्शन में। मतलब अगर कोई दहन प्रक्रिया हो रहा है, कहीं पे जलाया जा रहा है किसी चीज को, और वहां से कितना हीट निकलेगा 1 मोल पानी बनाने के लिए। 1 मोल पानी का मतलब समझ रहे ना, 1 मोल पानी का मतलब 18 ग्राम, मोलर मास के बराबर। तो 18 ग्राम पानी बनाने के लिए कितना हीट निकलना चाहिए किसी एक दहन अभिक्रिया से। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए सबके लिए कोई ट्रिक्स फॉर्मूला तो नहीं ना है, आपको यहाँ पे याद रखना होगा। इसके लिए सही आंसर है वो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, -285 किलो जूल पर मोल। याद रखिएगा, हीट अगर कोई रिलीज कर रहा है तो वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कैसा है वो, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में जो हीट होता है उसके लिए हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर कोई एंडोथर्मिक है तो वहां पे पॉजिटिव लेते हैं हीट का साइन कन्वेंशन, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोलता है, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3- इज, इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे पढ़ते क्या है इसको, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसको बाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे बाई कार्बोनेट एक आयन है, इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा है। कभी भी याद रखिएगा कि किसी चीज का अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है तो जिसका पूछा है आप उसमें एक तो H+ ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और अगर आपको कभी किसी चीज का कॉन्जुगेट बेस पूछेगा
कॉन्जुगेट आपको क्या पूछ लेता है, कॉन्जुगेट बेस पूछता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया गया कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा HCl का, तो उस समय आपको क्या करना है, इसी में जिसका पूछा है इसमें से आपको हाइड्रोजन H प्लस को क्या कर देना है, तो आपको हटा देना है। आपको यहाँ से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूछा कॉन्जुगेट एसिड, हम बोले कि जिसका कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा उसमें आप H प्लस जोड़ दीजिए। तो बताइए इसका फॉर्मूला HCO3 था, अब एक तो H और जोड़िएगा तो क्या होगा, H दो ठो होगा, CO3 एक ठो माइनस एक ठो प्लस, जीरो हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो होगा H2CO3। तो सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी। उसी प्रकार से कॉन्जुगेट बेस बोला है तो H प्लस निकाल दीजिए। तो जैसे ही H प्लस निकालिएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा Cl माइनस बचेगा, और इस Cl माइनस को हम बोलेंगे कि ये HCl का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। क्या आप उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि NH3 का, चूंकि हम बोले कि NH3 अभी क्या बोले कि ये बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो एसिड के लिए क्या जोड़ने बोले हम, H प्लस जोड़िए। तो बोलिए क्या होगा, NH चार तो होगा और एक तो प्लस होगा, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड किसका, NH3 का। तो इस टाइप से निकालते हैं कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, आप याद रखिएगा। और आप देखिए आपके लिए हम ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, पूरा टोटल क्वेश्चन 40 का 40 क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम करेंगे। तो अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ में आपको और कैसा वीडियो चाहिए आप वो भी मेरे को बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। क्या आपको 2024 के लिए वीडियो चाहिए, क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको देखना है कि कैसा आया था, तो आप वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी आपके लिए हम बना देंगे। तो इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल देखिए 9 नंबर क्या बोलता है, देखिए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो ये कंपाउंड है Fe2O3, इसमें जो आपका आयरन है इस पे कौन सा चार्ज है ये आपको निकालना है, और यही सवाल तो पूछा है। तो कैसे हम इसको निकालते हैं, देखिए आपको निकालने के लिए बहुत सिंपल करना है कि आपको यहाँ पे देखना है कि आपको निकालना किसका है, तो Fe2O3 यानी आयरन का बोला है। तो जिसका निकालना है उसको मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना x है, कितना है, दो ठो है। तो हम Fe को मान लिए कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका x, और Fe दो ठो है तो ये दो से गुना हो जाएगा, दो से गुना। फिर हम कर देते हैं प्लस, ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का मतलब पहला में होगा 2, बाद में होगा 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहला सेल में 2 ठो बाद में 6 ठो। इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे दो लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे कितना आएगा, 2 माइनस आएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, और -2 कितना के साथ है, 3 के साथ है, तो -2 गुना हो जाएगा 3 के साथ। क्या यहाँ पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है, Fe2O3 में कोई चार्ज है, नहीं है, मतलब ये जीरो हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में। तो आप बताइए कितना होगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 0, तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका 8, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4 +4। तो यहाँ पे सही आंसर कौन होगा आपका, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा +4। क्या हो जाएगा आपका +4। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, +4। मतलब यहाँ पे जो आयरन है आपका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +4 है। कैसे कैलकुलेट हुआ, ऐसे कैलकुलेट हुआ। और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ और बातें आप याद रखिएगा। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन, कभी कभी आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है और -1 भी होता है। +1 कब होगा, जब ये जुड़ा रहेगा नॉन मेटल के साथ। किसके साथ जुड़ा रहेगा, नॉन मेटल। और -1 कब लेना है, जब ये जुड़ा होगा आपका मेटल के साथ। एग्जाम्पल के लिए HCl, तो HCl में H में प्लस होगा क्योंकि क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पे देखिए आप NaH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे इस बार क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि किससे जुड़ा है, मेटल, सोडियम मेटल से जुड़ा है। तो मेटल से जुड़ा होगा तो माइनस, और +1 किससे होगा, नॉन मेटल के साथ होगा। साथ में आप याद रखिएगा ग्रुप 1 में जो एलिमेंट होता है, ग्रुप 1 में कौन कौन होता है, तो आप बोलिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। ग्रुप 2 में कितना होगा, +2। और हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो आप बोलेगा -1। इतना आप याद रखिएगा तो कभी झंझट में नहीं फंसिएगा आप आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पे पूछा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इससे आसान सवाल आपको और क्या ही देगा। तो एल्डिहाइड का आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। OH दिया, OH किसका होता है, अल्कोहल का, और एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा आपका, CHO हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सही आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी है। और कौन है वो, CHO है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ इसमें से कौन दिखाता है, तो इसका सही आंसर आप जानते ही हैं, वो है आपका बेंजीन। बेंजीन आपका रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। रेजोनेंस इफेक्ट आप समझ ही सकते हैं कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है,
बेंजीन में 6 ठो कार्बन होता है, फॉर्मूला तो ऐसा होता है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और इसमें डबल बॉन्ड लगा रहता है। आप सिंपल में ऐसे दिखाते हैं, लेकिन इसका जो असल स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है। इसमें डबल बॉन्ड एक एक घर छोड़ करके ऐसे डबल बॉन्ड इसमें मौजूद रहता है, और यही डबल बॉन्ड आपका घूमते रहता है इस बेंजीन पे, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पे था, अब यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा, तो घूमते रहेगा, फिर ये घूम करके वापस आएगा। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो बेंजीन आपका रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। और कौन दिखाता है, तो बेंजीन का डेरिवेटिव। रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन भी दिखाता है और बेंजीन का डेरिवेटिव भी दिखाता है। बेंजीन का डेरिवेटिव आप समझ रहे हैं, जो बेंजीन से बना होगा। जैसे मान लीजिए बेंजीन में आपका लगा हुआ है OH अल्कोहल, बेंजीन में आपका मान लीजिए लगा हुआ है क्लोरीन Cl, तो ये सब भी आपका क्या दिखाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन दोनों में अंतर है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इतना बता रहे हैं। बेंजीन में और बेंजीन के डेरिवेटिव में जो रेजोनेंस आएगा उसमें दोनों में अंतर है। बेंजीन जो रेजोनेंस दिखाता है इसमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, लेकिन जो डेरिवेटिव जैसे अल्कोहल OH है, या फिर Cl यहाँ पे है, मान लीजिए क्लोरीन, यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड जो इसमें घूमेगा ना, उसमें डबल बॉन्ड भी घूमेगा और साथ में चार्ज भी आएगा। अब चार्ज आपका कहाँ कहाँ आ सकता है, तो ऑर्थो में भी आ सकता है, पारा में भी आ सकता है, मेटा में भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप आएगा तो ऑर्थो में भी चार्ज आ सकता है और मेटा में भी आ सकता है। मतलब मोटा मोटी आपको याद कर रखना है कि बेंजीन भी रेजोनेंस दिखाता है, बेंजीन का डेरिवेटिव भी रेजोनेंस दिखाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि बेंजीन जो रेजोनेंस दिखाएगा उसमें आपका चार्ज नहीं आएगा, और उसका जो डेरिवेटिव रेजोनेंस दिखाएगा उसमें आपका चार्ज आएगा। तो अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किसमें, इथीन में। तो इथीन का फॉर्मूला बोलिए आप, तो इथीन का फॉर्मूला ऐसे होगा, CH स्ट्रक्चर ही बना दे रहे हैं हम इस प्रकार से, CHH, यहाँ पे ऐसे दो ठो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब बताइए कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो बोलिएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर। अब बताइए सिग्मा बॉन्ड, अब बताइए इस कार्बन का निकालना, इस कार्बन में कितना सिग्मा है, एक यहाँ पे दो, और यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, मतलब 3 है, 1 2 3। तो कार्बन में कितना सिग्मा है, तो 3 सिग्मा। आप बोलिए कितना सिग्मा है, 3 सिग्मा है। लोन पेयर नहीं है, मतलब 0 3 ही आएगा। और 3 को बांटना कैसे, हम अभी बताए, S में एक ऑर्बिटल S एक ठो और P में हो जाएगा 2 ठो, तो S और P 2 ठो, तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। अगर मान लीजिए 4 आता तो कैसे बांटते, S P में 3 sp3। अगर मान लीजिए 2 आता कैसे बांटते, S और P। मान लीजिए 5 आता तो कैसे बांटते, 5 के लिए sp3d। तो ऐसा हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलते व्हाट इज द IUPAC नेम। फिर से IUPAC नेम पूछा है। अब किसका पूछा है, इस बार पूछा है CH3 CH2 CHO। कितना कार्बन है पहले आप वही देखिए, तो 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन से स्टार्ट होगा या प्रोप से स्टार्ट होगा। अब CHO कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए लास्ट में हम क्या लगाते हैं, अल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। देखना ही नहीं है, ऑप्शन बहुत ईजी है आपका। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या बोलता है, 15 नंबर सवाल, द रिएक्शन ऑफ इथीन। इथीन का रिएक्शन, इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H2 के साथ करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में। तो आपको पता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब इथीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोजेनेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजेनेशन कहलाएगा। हेलोजेनेशन का मतलब हेलोजन ऐड होगा, जैसे ब्रोमीन ऐड हुआ था कुछ देर पहले, इथीन में ब्रोमीन फास्ट ऐड होता है, पहला क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था आपका। नाइट्रेशन में कौन ऐड होता है, तो आप बोलिएगा NO2। सल्फोनेशन में कौन ऐड होता है, तो HCO3 ये ऐड होता है। ये सब आप याद रखिएगा, इसको सल्फोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी बताए हाइड्रोकार्बन कितना होगा, 3, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो सैचुरेटेड कौन होता है, तो सैचुरेटेड सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, एल्केन होता है। बाकी एल्कीन और एल्काइन आपका अनसैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पर सही आंसर देखिए, एल्केन कौन है, ANE, लास्ट कहाँ पे है, यहाँ पे INE मतलब ये आइन है, एल्काइन, ENE मतलब ये एल्कीन, ANE मतलब ये एल्केन, तो मिथेन। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सैचुरेटेड कौन है, तो मिथेन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, which period of the periodic table contain the noble gas helium, neon and argon। किस पीरियड में पीरियोडिक टेबल का
आपका रहता है कौन कौन सा गैस, हीलियम, नियोन और आर्गन। तो आपको पता है कि हीलियम जो होता है ये पहला पीरियड में होता है, आपका जो नियोन होता है ये आपका दूसरा पीरियड में होता है, आपका जो आर्गन होता है ये तीसरा पीरियड में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया है कि पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, तो सभी पीरियड में यहाँ पे आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी पीरियड, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए 18 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक यहाँ पे कंपाउंड है ए और उसमें बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा हम उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा, क्या Cl और Cl क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लगेगा, या O2 ऑक्सीजन में तो डबल बॉन्ड होता है O2 O2 के बीच में लगेगा, या नाइट्रोजन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें लगेगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा, N2 नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है जिसके वजह से यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और आपको पता है कि N2 जो है नाइट्रोजन गैस, हम इसको कौन सा गैस बोलते हैं, तो इनर्ट गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं। ये रिएक्शन नहीं करता जल्दी क्योंकि इसका बॉन्ड टूटता ही नहीं है, इसीलिए तो हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का गैस भरते हैं ताकि रिएक्शन ना हो और हमारा चिप्स खराब ना हो। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, N2 होगा। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, द शेप ऑफ XCF4, इसको Xc मतलब जेनॉन होता है, जेनॉन एक प्रकार का आपका नोबल गैस ही है, जैसे आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, तो ये आपका नोबल गैस है। XCF4 मॉलिक्यूल इज क्या होगा, शेप पूछा, देखिए शेप में आपका लॉन पेयर से कोई मतलब नहीं होता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए कि आपको पता होना चाहिए कि जेनॉन जो आपका नोबल गैस है, तो नोबल गैस के बाहर में क्या होता है, 8 होता है, भरा होता है, वो आपका स्टेबल होता है, तो इसके बाहर में भी 8 होगा। अब 8 में से 4 किसको पकड़ा है, तो फ्लोरीन को पकड़ा है, तो फ्लोरीन को 4 वो ऐसे पकड़ लेता है, 1 2 3 4 ऐसे पकड़ता है 4 तो फ्लोरीन को, और यहाँ पे क्या करता है, एक स्क्वायर प्लानर में है ना, ऐसे ऐसे पकड़ लेता है 4 तो। बाकी हमको बच रहा है कि 4 पकड़ लिया तो बचा कितना इसके पास, होता तो 8 है, 4 से दे दिया 1 2 3 4 दे दिया तो बचा 4 है, तो 4 का मतलब 2 ठो लोन पेयर बच गया है, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। मतलब इसका जो शेप होगा, देखिए लोन पेयर से तो कोई मतलब नहीं, तो शेप कैसा है आपका, तो शेप आप देख रहे हैं स्क्वायर प्लानर, एक ही प्लेन पे आपका 4 फ्लोरीन है, स्क्वायर प्लानर, इसका जो शेप होता है वो होता है स्क्वायर प्लानर। श्योर है आपको जियोमेट्री और शेप से सवाल पूछेगा ही, हाइब्रिडाइजेशन से सवाल पूछेगा ही, नेमिंग से सवाल पूछेगा ही, ऑक्सीडेशन स्टेट से सवाल पूछेगा ही, वही पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, वही सब आपके लिए हम कर दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, कौन पोलर है, कुछ देर पहले ही बताए थे अमोनिया पोलर है, इसको लुईस बेस भी बोलेंगे, और साथ में यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है, तो आपका बॉन्ड एंगल इसका होता है 107, याद रखिएगा, ये सब आपको बता चुके हैं। फिर यहाँ पे और पूछ दिया है मोलारिटी, फिर से पूछा है मोलारिटी, इस बार फॉर्मूला बताए थे आपको मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में लेना होगा। मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 5, गिवन मास 5 हो गया। मोलर मास बोलिए सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करेंगे आएगा 40, तो 5/40 बटा वॉल्यूम दिया है 250 मिलीलीटर में है, ml लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड, अच्छे से करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 5/4, काट पाएंगे हम 5 के 5, 5 8 में 40, मतलब 1/8, 250 1 में 250, आपका 4 में 1000, तो 1/4, इसको करेंगे ऊपर नीचे तो 1/8 इंटू 4/1 काटेंगे 1/2, मतलब 1/2 आएगा आपका, 1/2 का मतलब काटेंगे तो 0.5 मोल पर लीटर यानी m, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.5 m। मोलारिटी का फॉर्मूला, आपको मोलारिटी पूछ सकता है, आपको मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपने 21 नंबर सवाल बना लिया, अब आप बनाइए आपका 22, जो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय टोटल मास इनटू 100। तो अब बताइए कार्बन का मास कितना होता था, बोलिए कार्बन होता है मेरा, यहाँ पे देखिए मीथेन दिया ना, तो चलिए ठीक है, कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 12, तो बोलिए टोटल मास कितना है 12, और हाइड्रोजन का 1 और 4 में कितना हो जाएगा, 12 और 4 में 16, तो यहाँ पे 12/16। फिर आप इसको करना पड़ेगा, बोलिए कार्बन का कितना मास दिया, तो कार्बन इधर 2 ठो है, तो 12 2 में 24, इसमें हो जाएगा आपका 24 बटा कितना हो जाएगा 24, और इधर आपका कितना है 6 हाइड्रोजन ना, तो मतलब 30, टोटल 30 होगा। समझ रहे हैं ना आप कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको किसी का 40 है, टोटल 100 है, इसको 100 से गुना करेंगे, आंसर कितना आएगा 40%।
वैसे यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो कार्बन का मास, कार्बन एक तो है तो 12, टोटल कितना होगा 12 + 4 में 16। उसी प्रकार कार्बन दो तो है तो 24, टोटल कितना होगा 24 और 6 हाइड्रोजन ना तो 30। इसमें बोलिए C3 है इसमें। C3 का मतलब कार्बन कितना हो जाएगा, तो 12 3 में कितना होता था, बोलिएगा 36। टोटल 36,008, 8 है ना इधर, 12 3 में 36,008 है आपका। तो 36 और 8 में 44। फिर आपका हो जाएगा इधर ब्यूटेन का बोलिए 12 4 में 48 बटा 48 और यहाँ पे देखिए 48 कार्बन 4, 12 4 में 48 और हाइड्रोजन कितना 10 तो है, मतलब 50 कितना हो जाएगा 48 और में 58। आपको परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज पूछा है तो सबको इंटू करना पड़ेगा 100 से, ऐसे 100 से इंटू करेंगे तो आपका परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट किसका होगा वो पूछा है, तो आप काट के देख सकते हैं। आप जब काटिएगा तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो इसको काटने से मिलेगा, इसको जब काटिएगा सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे आंसर सही आंसर क्या होगा इसका, ब्यूटेन होगा। आप काट के भी देख सकते हैं, हम आपको सब कुछ बता दिए हैं कैसे निकाले हम। कार्बन 12 है टोटल 16, कार्बन 24 है टोटल 30, तो परसेंटेज ऐसे निकलता है, जिसका निकालना उसको ऊपर नीचे में टोटल इस प्रकार से करिएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगा तो सही आंसर क्या कौन होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर सवाल क्या बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इस बार इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब होता है 180 एम यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो कितना नंबर रहेगा ऑक्सीजन के परमाणु का, जब ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दिया है 11.2 लीटर। तो हमें पता है, क्या पता है कि 22, देखिएगा 22.4 लीटर पे 1 मोल ऑक्सीजन होता है, 1 मोल O2 होता है। 1 मोल O2 का मतलब कितना O2, तो 6.022 इंटू 10⁻23 O2 होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कितना मोल दिया है, तो 11.2 लीटर। तो अगर इसका आधा करेंगे तो इसका आधा हाफ मोल होगा। अगर 22.4 में आपका 1 मोल होता है तो 11.2 में आपका हाफ मोल O2 होगा। हाफ मोल O2 का मतलब 3.011 इंटू 10⁻23 O2 यानी मॉलिक्यूल एटम। देखिए मॉलिक्यूल एटम नहीं है, लेकिन पूछा क्या आपको, एटम पूछा है। तो ए आप बताइए O2 कितना है, इतना सारा है, ठीक है O2 इतना सारा है। तो आप बताइए कि O2 में कितना एटम होगा, एक O2 में 2 एटम, तो इतना O2 में कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे। दिख रहा ना, एक तो ऑक्सीजन में आपका 2 एटम होता है, एक ऑक्सीजन गैस में 2 एटम होता है, तो इतना सारा ऑक्सीजन में कितना सारा होगा, 2 से गुना कर देंगे। तो इसको जैसे ही हम 2 से गुना करेंगे, क्या निकालने के लिए, एटम निकालने के। अभी क्या निकला है, मॉलिक्यूल। तो एटम में कितना आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे, सिर से आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है कि 1 मोल कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। हाफ मोल में आधा होगा, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो आधा मोल में इतना मॉलिक्यूल। हमको चाहिए एटम, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतना सारा में 2 से गुना कर देंगे, फिर से इतना आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 6.02 इंटू 10⁻23। अब आप देख सकते हैं 24 नंबर सवाल 24। शायद ये सवाल वही सवाल है, रिपीट हो गया। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कार्बन, 40% दिया है। देखिए कार्बन ये 6.7 अभी बनाए थे, इसका फॉर्मूला क्या आया था हम लोग का, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं इसका फॉर्मूला आपका आया था CH2O। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम इसको नहीं बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, CH2O होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपको 25 नंबर, विच क्वांटम नंबर तो समझ ही रहे हैं आप, है ना। एटम में आपने 4 क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन। सबके लिए डिनोशन दिया हुआ देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n बोलते हैं, अजीमुथल को l, मैग्नेटिक को m, स्पिन को s। आपको पूछा क्या है कि कौन सा क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, तो शेप के बारे में कौन बताता है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। जो क्या क्या शेप बताता है कि अगर कोई s ऑर्बिटल में है तो उसका शेप स्फेरिकल होगा, कोई अगर p में है तो उसका शेप डंबल होगा, अगर कोई d ऑर्बिटल में है तो उसका शेप डबल डंबल होगा, और अगर कोई f ऑर्बिटल में है तो उसका शेप कॉम्प्लेक्स होगा। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि किस ऑर्बिटल का कैसा शेप होगा। एक होता है s वाला का स्फेरिकल, p वाले का डंबल और d वाले का डबल डंबल, f वाले का कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर सही होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सेल के बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, अप स्पिन करेगा या डाउन स्पिन करेगा वो बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है, लेकिन शेप नहीं, शेप बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, अब बोलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन ए सेल इज डिटरमाइंड बाय। देखिए ये सब बहुत इजी सवाल है। किसी एक सेल में, किसी एक कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, तो 2n स्क्वायर होती है। जैसे आप अगर बोलिएगा तीसरा नंबर सेल है, तो तीसरा नंबर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ पाएगा, तो 2n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम। इस प्रकार से आपको निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट सवाल देखिए कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है। ये सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया, ठीक है। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास दिया है आपको 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। कभी कभी तो इलेक्ट्रॉन का मास ही आपको पूछ लेता है कि वो कितना होता था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको नोट करिएगा। मूविंग विद ए वेलोसिटी, जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका स्पीड कितना है, तो 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत हाई स्पीड है। तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। प्लांक कांस्टेंट देखिए h, जिसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है, आपको याद रखना है। कभी कभी प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू ही आपको पूछ लेता है, उसका यूनिट पूछ लेता है जूल सेकेंड, इसका डायमेंशन पूछ लेता है, तो आप सभी यहाँ से याद कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन से आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा जो आपको याद कर लेना है। तो आपको यहाँ पे निकालने बोला है डी ब्रोगली का वेवलेंथ बोला है। तो आपको पता है कि डी ब्रोगली का वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा फॉर्मूला होता है प्लांक कांस्टेंट बाय मोमेंटम p, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी। आप यहाँ पे बताइए h का फॉर्मूला क्या होगा, फिर h कितना होगा, तो h आपको दे दिया गया है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, और स्पीड कितना है 10 टू दी पावर 7। अब देखिए माइनस 31 और यहाँ पे आपका 7, तो कितना हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर आप बोलिएगा माइनस 24 होगा। ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 34 में अगर 24 जोड़ेंगे तो माइनस 10 आएगा। मतलब मेरा बचेगा क्या, तो बचेगा 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, और नीचे कौन बचेगा 9.1। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.7287 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। अब देखिए इस पॉइंट को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7.2857, और यहाँ आगे पीछे ले गए तो और एक माइनस जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो -11। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 3 दिया है। ये इसी को लगभग हम 3 मान सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7.3। याद रखिएगा प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास याद रखिएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलता द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। किस ब्लॉक में, 4 ब्लॉक होता है ना, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक आपका एफ ब्लॉक, तो किस ब्लॉक में जाएगा। तो देखिए ब्लॉक पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंपल में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल पे जाएगा वो उसी ब्लॉक का होगा। तो बोले 34 का क्या हो जाएगा, पहले बोलिएगा 1s2 में, फिर 2s2 में, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर आपका होगा 3d10, फिर आपका 4p। गिन लीजिए, देखिए 3d10 तक 30 हो गया, आपको 34 चाहिए तो 4p में 4, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, तो p में चला गया। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने आता तो आप बहुत अंधकार में हैं, आपका 11th क्लास बहुत भद्दा जाएगा। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आता 12th में भी आप फंस जाइएगा बहुत सारा जगह में। आपको सीखना चाहिए, सबसेल वाइज ऐसे करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में, मतलब ये पी ब्लॉक का आंसर होगा, पी ब्लॉक का होगा, ठीक है। पी ब्लॉक का इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एफिनिटी का मतलब ये होता है गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, सबसे पहले ये बताइए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, ये भी पूछता है आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, बाकी ऑक्सीजन सल्फर देखिए इससे तो कम होगा ही, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का होता है। और वह इसी पे पूछ सकता है आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप आंसर क्या दीजिएगा उस समय, फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका क्लोरीन होगा। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, सारा चीज ही पढ़ा चुके हैं, जितना सारा क्वेश्चन आया है हमको लगता है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे सारा सवाल आपको पढ़ाया गया है। अब आप नेक्स्ट सवाल को देखिए, क्या बोल 30 नंबर सवाल है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब तो समझ ही रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो आपका न्यूक्लियस जो है वो खींच के रखता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना तो एनर्जी तो लगेगा, तो जितना एनर्जी लगेगा हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बोलता है द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन का
आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होता है, तो वो छुपा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। आप कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो 1s2, 2s2 और 2p3। इसका करिएगा तो 1s2, 2s2 और 2p4। इसका p में देखिए, p में 3 ऑर्बिटल होता है, तीनों में एक एक सिंगल सिंगल है, तो ये हाफ फील्ड है। ये आपका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कब होता है, जब या तो हाफ फील हो या तो फुल फील हो। लेकिन ऐसा यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन में आपका 4 है तो सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पे डबल। ये हाफ फील नहीं है, तो हाफ फील ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का स्मॉल साइज नहीं, ये नहीं। आपका नेक्स्ट 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 नंबर ऑप्शन देखिए आप, नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, तो यही सही आंसर होगा क्योंकि वो स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हम किसको बोलते हैं, तो ग्रुप 2 में जो भी मेटल होती है। तो ग्रुप 2 में कौन कौन होता है, तो ग्रुप 2 में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन होगा, मैग्नीशियम। सोडियम पहला ग्रुप का है, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। देखिए ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल और ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली। तो यहाँ पे अगर अल्कली बोलता है ना, तो अल्कली में सोडियम होता है, आपका पोटेशियम भी हो जाता है, पोटेशियम भी आपका अल्कली ही है। तो यहाँ पे सही आंसर मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आपका रहता है। ग्रुप 2 में मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सब आपका आता है। ठीक है, स्टोन्टियम होता है, ये सब होता है। वो आपका क्या कहलाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, 32 नंबर 32, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज। यहाँ पे पूछा है कि एटॉमिक का रेडियस, रेडियस तो आप समझते हैं ना, एक न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे घूम रहा है वहां के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस जब हम पीरियड में चलेंगे, एक पीरियड ही ले लेते हैं चलिए, जैसे एक पीरियड में कौन कौन आता है आपका, तो ये सब आता है आपका बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझ रहे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब के सब आपको कौन से पीरियड में आते हैं, दूसरा पीरियड में आते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, तो पीरियड में आगे बढ़ने से एटॉमिक रेडियस घटता है। मतलब यहाँ पे सबसे छोटा सा चीज क्या होगा, फ्लोरीन का होगा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद उससे उससे थोड़ा बड़ा ऑक्सीजन, फिर उससे छोटा नाइट्रोजन। तो ऐसे क्यों होता है, तो वो होता है देखिए इसलिए क्योंकि आप एटॉमिक नंबर पढ़िएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 6, 7, 8, 9। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। यही रीजन है कि क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने लगता है जब हम एक पीरियड में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सही चार्ज आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए आप, बोलता है इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है Na, आपका सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है सोडियम, तो बन रहा है NaCl। इसमें बोलता कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे चलिए ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिख लेते हैं। सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, 0। क्लोरीन गैस के रूप में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे बोले NaCl में आपको पता है कि Na में प्लस, Cl में माइनस। तो देखिए Na का प्लस हो गया मतलब बढ़ गया, तो Na का हो गया है ऑक्सीडेशन। Cl2 का 0 से हो गया माइनस मतलब घट गया, तो Cl2 का हो गया है रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो, Na का। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका उसको बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिसका घटेगा वो बोलेंगे कि वो उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल सवाल था। और जिस रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप सवाल देखिए, बोलता है द ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया आपको, क्रोमियम इन K2Cr2O7। मतलब आपको K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो बताइए, अभी बताए थे, जिसका चाहिए उसको x मानिए, कितना है 2 है तो 2 से गुना, फिर प्लस करना, ऑक्सीजन का -2 होगा, 7 है तो यहाँ पे -2 से गुना हो जाएगा 7 ठो। फिर बोलिए पोटेशियम कौन से ग्रुप का है, 1 का, ग्रुप 1 का हम क्या बोले, +1। तो ये हो जाएगा +1 गुना 2 ठो है तो 2 ठो। कुछ चार्ज नहीं है मतलब ये 0 होगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2, यहाँ से मिलेगा 2x, यहाँ से मिलेगा -14, ये हो जाएगा 0। मतलब 2x, आगे थोड़ा कर रहे हैं, 2x + 2 -14 में आएगा -12, यहाँ पे 0। तो 2x = 12 काटेंगे तो 6 आएगा, तो सही आंसर +6। इसका सही आंसर क्या होगा, +6 होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलता था चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट निकलेगा, और हीट निकलेगा तभी बताया, हीट के लिए साइन कन्वेंशन क्या बताए थे, नेगेटिव निकलेगा तो नेगेटिव, और अगर वो गेन करेगा तो पॉजिटिव। एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है। नेक्स्ट सवाल,
विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस एंट्रोपी। एंट्रोपी को डिनोट करते हैं हम एस से, और चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कौन सा नियम आपको थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी के साथ करता था, तो आपको उस दिन बताए थे फिजिक्स में, याद करिए। जीरोथ लॉ टेम्परेचर के लिए, फर्स्ट लॉ एनर्जी के लिए, और एंट्रोपी के लिए होता है सेकेंड लॉ। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड लॉ। आपने पढ़ा भी होगा। सेकेंड लॉ में आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताया जाता है, कौन सा रिएक्शन हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। और आपका पता है कि एंट्रोपी आपका वही स्पॉन्टेनिटी पता करने का क्या है, फैक्टर है, जहां से हम पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन अपने से होगा या नहीं होगा। तो कौन सा नियम है वो, तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट सवाल देखिए 37, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए। नेक्स्ट सवाल 37, अब पहुंच ही गए हैं और एक थोड़ी क्वेश्चन ही है आपका। यहाँ पे देखिए बोलता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 10, व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज। मतलब कोई एक रिएक्शन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। हमको पता है कि कुछ रिएक्शन होगा, फिर होने के बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है ना कि अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मतलब बंद हो जाएगा। जितना बनना था, रिएक्शन होना था, हो जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को हम प्रभावित करते हैं किस किस चीज से, तो प्रेशर से प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर से करते हैं, कैटलिस्ट से करते हैं, और कंसंट्रेशन से करते हैं। तो बोलता है इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा देंगे, तो ली चैटेलियर, याद होगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटेलियर बोलता है कि अगर आप उस फैक्टर को चेंज करोगे जो इक्विलिब्रियम को प्रभावित करता है, तो कौन कौन है, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट का, तो बोलता है कि इक्विलिब्रियम या रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जहां पे आप जो बढ़ाए हैं वो कम होने लगे। तो आपने प्रोडक्ट बढ़ाया है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा इधर, और आपका रिएक्टेंट बनने लगेगा, ताकि इसका कंसंट्रेशन क्या हो, घटने लगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बैकवर्ड। अगर बोलता है कि हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा देते, तो जैसे रिएक्टेंट का बढ़ाते आपका रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता। तो प्रोडक्ट का बढ़ाए हैं तो बैकवर्ड, रिएक्टेंट का बढ़ाते तो आपका फॉरवर्ड होता। नेक्स्ट सवाल 38, बहुत इजी सवाल है। बोलता पीएच क्या होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन का रूम टेम्परेचर पे, तो 7 होगा भाई। जो न्यूट्रल होता है उसका 7 होता है, जो एसिड होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है, और बेस का 7 से 14 के बीच में होता है। पीएच का फॉर्मूला भी पूछता है कभी आपको, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, याद रखिएगा, पीएच निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस। लुईस बेस आपको बताए हैं अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन पे आपका क्या होता है, लॉन पेयर होता है। नेक्स्ट सवाल द कॉमन आयन इफेक्ट, द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। कॉमन आयन इफेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, सही आंसर कौन है, बफर सॉल्यूशन। कौन है आपका, बफर सॉल्यूशन। थोड़ा समझा देते हैं। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच को मेंटेन करके रखता है। मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे किसी का अगर पीएच मान लीजिए 7 है, और आपको 7 ही मेंटेन करके रखना, ना बढ़ने देना ना घटने देना है, तो आपको वहां पे बफर सॉल्यूशन मिलाना पड़ेगा। बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो वीक एसिड और बेस को मिला के, वीक एसिड और या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या एक बेस को मिला के, मतलब एसिड बेस को मिला के ही बनाया जाता है। आपको उतना भी नहीं जानना है, बस इतना जानिए आप, कॉमन आयन इफेक्ट बफर सॉल्यूशन पे होता है, जो आपका क्या करता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। सभी सवाल कंप्लीट हो चुका है, मॉडल सेट भी आपको करवा दिए दोनों का, केमिस्ट्री का भी हो गया आज, पहले आपको फिजिक्स का करवा दिए हैं, तो दोनों कर लिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। फिजिक्स में भी आपको बहुत नोट्स दिए हैं, कैसे सवाल पूछा जाएगा कैसा नहीं, सब कुछ बताए हैं। इसके बाद आप लोग के लिए हम प्रीवियस ईयर का सवाल लेके आएंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और साथ ही में इस प्रकार का कंटेंट आपको मिलते रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा एनर्जी मिले और हम आपके लिए इस प्रकार का कंटेंट लाते रहें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।